दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पर ये इसका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। अब हमें पता है कि इक्वेटोरियल लाइन जो होती है इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर इस डाइपोल के सेंटर से जो पास होती है उसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस डाइपोल के कारण। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट O है और सपोज ये पॉइंट A है और ये B है। अब हम इन प्लस Q और माइनस Q चार्जेस को इस पॉइंट P से मिला देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये यहां से यहां तक स्मॉल a हो जाएगी और यहां से यहां तक स्मॉल a हो जाएगी। अब प्लस Q के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज E1 है, तो प्लस के कारण उसकी डायरेक्शन जो होती है प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर होती है, तो ये E1 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी इस पॉइंट P पर। सपोज माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी E2, क्योंकि माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती हैं। अब इन E1 और E2 के डायरेक्शन अलग अलग हैं इस पॉइंट P पर। अब किसी भी पॉइंट पर E की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए हम इनके कंपोनेंट्स करते हैं। कंपोनेंट करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस इक्वेटोरियल लाइन को हम थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं इस E1 और E2 इन दोनों के कंपोनेंट करेंगे। देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये डिस्टेंस कॉमन हो गई। तो अब हम पहले इन दोनों के ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल AOP व ट्रायंगल BOP में अपन PGT यूज कर लेंगे। तो AP इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा AP डिस्टेंस जो है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ या रूट के। तो AP स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो BP स्क्वायर भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, यहां से यहां तक इक्वल है, ये यहां से इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब हम यहां पर देखते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं इस पूरे बड़े ट्राइंगल में, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा संगत कोण परिभाषा से, और ये एकांतर कोण की परिभाषा से थीटा हो जाएगा। अब हम E1 और E2 के घटक करते हैं। देखिए, यहां पर थीटा है एंगल, तो इस E1 का इधर जो घटक होगा वो E1 cos थीटा होगा। इधर जो घटक होगा, यहां थीटा नहीं है तो इसका इधर घटक E1 sin थीटा होगा। सिमिलरली इस E2 के भी अपन घटक करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। तो इस E2 का यहां थीटा एंगल बना रहा है ये, तो इधर भी ये E2 cos थीटा हो जाएगा, और इस E2 का इधर घटक करेंगे तो वो घटक E2
साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए E1 साइन थीटा की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, E2 साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब हम E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। वो हमारे पास E1 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी बी है। उस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो पी बी स्क्वायर हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन है वो बी से पी की ओर है, तो अलोंग बी पी। यहां पर जो के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सिमिलरली इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हम फाइंड करते हैं। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, E2 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन माइनस से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और ये ए पी के बराबर है, तो ए पी का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे। ए पी का स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसकी जो डायरेक्शन है E2 की वो P से A की ओर है, तो यहां हम लिख देंगे अलोंग PA। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, डायरेक्शन ही डिफरेंट है, इसलिए E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के मैग्नीट्यूड के, और ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के है। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते। अब वापस हम डायग्राम पे चलते हैं। देखिए E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए E1 साइन थीटा जो है E2 साइन थीटा को निरस्त कर देता है, क्योंकि इनका परिमाण तो समान हो गया बट इनकी दिशाएं विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और कुल तीव्रता इन दोनों क्षैतिज घटकों के योग के बराबर आ जाती है। इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा E इक्विटोरियल, वो हो जाएगा हमारे पास E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब देखिए इनकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, और हमारा जो डायपोल मोमेंट होता है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होता है। डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P कैप की डायरेक्शन इधर है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऑपोजिट है, तो यहां पर हम माइनस P कैप लिख देंगे। इक्वेशन 3 से E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए E1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड, तो यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EQ इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा माइनस P कैप। अब यहां पर हमारे पास E1 की वैल्यू तो है, cos थीटा की वैल्यू हम डायग्राम से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए cos थीटा किसी भी एक ट्राइंगल में BOP ले लो या फिर AOP ले लो, इसमें cos थीटा अपन फाइंड करते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन
हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाती है की पावर हाफ, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस पावर 1/2 या रूट है। अब हम E1 और कोस थीटा दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास E इक्विटोरियल 2 इंटू E1 की वैल्यू थी हमारे पास a अपॉन के क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ, और ये माइनस पी कैप डायरेक्शन है। अब हम यहां पर देख रहे हैं ई इक्विटोरियल जो है वो के को हम पहले लिख लेते हैं और 2aq को साथ में लिख लेते हैं। अब यहां नीचे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस पी कैप चली आ रही है। अब हमें पता है 2aq इज इक्वल टू क्या होता है p, और ये क्या है डाइपोल मोमेंट। इसलिए E इक्विटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस पी कैप। इफ यदि a जो है ये r के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, a लेस देन r, तो a स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा r स्क्वायर की तुलना में, तो हम इस a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो हमारे पास आ जाता है E इक्विटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन r की पावर, देखिए यहां पर r स्क्वायर से ये पावर हाफ कट जाती है तो r का क्यूब आ जाता है हमारे पास, तो ये r क्यूब आ गया माइनस पी कैप। अब ये माइनस पी कैप एक्चुअली डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्विटोरियल इज इक्वल टू माइनस आगे लगा लेंगे के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखें E इक्विटोरियल का मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास माइनस का साइन हट जाता है। यहाँ माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था ई एक्सियल जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 2kp अपॉन आर क्यूब था। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी थी और निरक्ष पर इतनी थी। ये इक्वेशन हमारे पास 4th हो जाती है और ये 5th हो जाती है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4th and equation 5th we can write E axial is equal to 2 multiplied by E equatorial, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। इस प्रकार हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर सकते हैं।